नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं बेसिक नॉलेज विद सूरज सिंह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ग्रामीण आजीविकाओं के बारे में। दोस्तों, गांव में लोगों के रोजगार के क्या क्या स्रोत हैं, गांव में लोग कैसे रोजगार को प्राप्त करते हैं, कैसे उनका जीवन पोषण चलता है, कैसे उनका भरण पोषण चलता है, इसके बारे में। दोस्तों, हम एनसीईआरटी की क्लास 6 की सोशल साइंस की बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का हम ये टॉपिक कवर करेंगे। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो आप हमारे YouTube चैनल के पुराने वीडियोस में देख सकते हैं, जिसमें क्लास 6 के एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट में आप जाके आप पुराने टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ग्रामीण आजीविकाओं में सबसे प्रमुख है गांव का जो आजीविका का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है खेती। गांव के लोग खेती करके ही अपना जीवन का भरण पोषण करते हैं। दोस्तों, हम इसमें जानेंगे खेती के बारे में, किसानों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, किसानों गांव में अन्य कौन कौन से पेशे हैं खेती के अलावा। फिर से मछुआरे जो होते हैं गांव में, मछुआरा भी, मछली पालन भी एक बहुत बड़ा कृषि का इसको भी एक कृषि ही कहा जाता है, और ये भी गांव के किसानों के लिए आजीविका का बहुत बड़ा स्रोत है। दोस्तों, भारत के गांव में अधिकतर लोगों का पेशा जो है वो कृषि ही है। खेती बाड़ी के अलावा गांव में लोग अन्य काम भी करते हैं, लेकिन मुख्य पेशा कृषि ही है। दोस्तों, भारत के किसानों को मुख्य रूप से 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है जो है कि बड़े किसान। दोस्तों, भारत में ऐसे भी किसान हैं जिनके पास बहुत बड़ी ज़मीनें हैं, जिनके पास बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है, जो कि एक समृद्धशाली अपना बैकग्राउंड है उनका। उनके पूर्वजों ने उनको बहुत सारा ज़मीन दिया हुआ है, जिसके कारण उनके पास कृषि भूमि का कोई कमी नहीं है। ऐसे लोग बड़े किसान के रूप में आते हैं। छोटा किसान वो होता है दोस्तों जिनके पास काफ़ी थोड़ी सी ज़मीन का टुकड़ा होता है, जिससे वो अपना खेती किसानी करके उससे अपना भरण पोषण करता है। तीसरा नंबर है दोस्तों भूमिहीन किसान का, जिसके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं होती है। ऐसे ही लोग दोस्तों दूसरे के खेतों में जाके कृषि करते हैं, दूसरे के खेतों का बटैया बोते हैं और मजदूरी का कार्य करते हैं, या फिर पलायन कर जाते हैं किसी बड़े शहर में और वहाँ पे जाके किसी कंपनी में या फिर किसी काम की तलाश में ये रहते हैं, और वहाँ पे वो मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते हैं। दोस्तों, बड़ा किसान कौन है? बड़ा किसान वो है जिनको कि कुछ मुट्ठी भर किसान ही इस श्रेणी में आते हैं पूरे इंडिया में। दोस्तों, इनकी संख्या बहुत ही कम है। गांव की अधिकांश ज़मीन इन्हीं के पास होती है। दोस्तों, जिस गांव में जितनी ज़मीनें हैं, जैसे कि बड़े बड़े जो ज़मींदार होते थे पुराने समय में, अंग्रेज़ों के समय में, वही लोग, उन्हीं लोगों के जो अब जो बच्चे हैं, जो उनकी जो चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, उनके पास ये ज़मीनें आती जा रही हैं। उनके बच्चे अब बड़े बड़े स्कूलों कॉलेजों में पढ़कर गांव का पलायन कर चुके हैं वो भी, लेकिन ज़मीनें जो हैं वो अभी भी उन्हीं के हाथों में है। इसलिए वो अन्य किसानों से अपना ज़मीन का बटैया रोपवाते हैं और उनका कभी कहीं उनका शोषण भी देखने को मिलता है। दोस्तों, गांव की अधिकांश ज़मीन इन्हीं बड़े किसानों के पास होती है। इनको खेतों में इतनी उपज होती है कि उनके परिवार की जितनी ज़रूरतें हैं उनसे ज़्यादा उपज इनके खेतों से निकलती है। दोस्तों, तो इतना उपज होता है कि अपनी ज़रूरतों के पूरे करने के बाद भी इनके पास काफ़ी सारा अनाज बच जाता है, जिसको ये बाज़ार में बेच देते हैं। दोस्तों, कई बड़े किसान खेती से संबंधित व्यवसाय भी करते हैं, जैसे कि अपना आटा मिल लगा लेते हैं, बीज की दुकान कर लेते हैं, और खेती किसानी से संबंधित पार्ट्स वगैरह, ट्रैक्टर, थ्रेसर, कृषि उपकरण इत्यादि की भी वो शॉप खोल लेते हैं, और या फिर कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, या फिर कृषि में उपयोग होने वाली कई तरह की चीज़ें को वो किराए पे अन्य किसानों को देते हैं। बड़े किसानों को अपने खेत पे काम नहीं करना पड़ता है, वे मजदूरों से अपना काम करवाते हैं। छोटे किसान वो होते हैं, ये किसानों की बहुत बड़ी संख्या है भारत में लगभग 80 से 90% किसान इसी श्रेणी में आते हैं। उनके खेतों में बस इतना उपज होता है कि उनके परिवार का भरण पोषण मुश्किल से हो सके। दोस्तों, ज़्यादातर छोटे किसान जो हैं वो खुद ही अपने खेतों में काम करते हैं, वो मजदूरों को नहीं रखते हैं, और कुछ किसान मजदूरी का भी काम कर लेते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो मजदूरों को अपने खेतों में काम में लगाते हैं। दोस्तों, कुछ तो ऐसे होते
हैं वो जो दूसरों के खेतों में भी जाकर काम करते हैं या फिर दूसरे की जमीन लेकर बटैया बोते हैं, ताकि उनकी अतिरिक्त आमदनी हो सके और उनके बच्चों की केवल वो खाने कमाने भर का कार्य ना कर सके, बल्कि कुछ ऐसी आमदनी कर सके जिससे कि उनके बच्चों की पढ़ाई भी चल सके। तो भूमिहीन किसान, अधिकतर गांवों में देखा जाता है दोस्तों कि किसानों की बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिनके पास कोई भी भूमि नहीं है जिस पे कि वो खेती कर सके। दोस्तों ऐसे किसान अक्सर दूसरों की ज़मीन पर जाकर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और इन्हें वहाँ पे बहुत ही कम मजदूरी मिलती है। ऐसे किसानों के परिवार को हर समय मेहनत मजदूरी में लगे रहना पड़ता है और उनकी कमाई इतनी कम होती है कि उनके परिवार का भी ठीक से भरण पोषण नहीं हो पाता है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी मुश्किल से उनका भरण पोषण हो पाता है। तो शिक्षा तो दूर की बात है कि उनके बच्चों की सही से शिक्षा उनको मिल पाए, ये तो बहुत दूर। तो गांव में एक और प्रॉब्लम है, खेती तो जो होती है साल में वो कुछ ही महीनों में होती है। जैसे कि बरसात के एक महीने में खेती का कार्य होता है, फिर उसके बाद जब गेहूं रोपाता है तो उस समय कुछ समय खेती का कार्य होता है। बाकी समय ऐसा होता है कि मजदूरों के पास, जो उनके पास भूमि नहीं है, उनके पास कोई रोजगार ही नहीं होता है, तो रोजगार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मजदूर साल के कुछ ही महीनों में व्यस्त होते हैं, जैसे कि जब जुताई का समय होता है, जैसे बुआई का समय होता है, पेराई का समय होता है या फिर कटाई का समय होता है। बाकी के महीनों में मजदूरों के पास कोई काम ही नहीं होता है, जिससे कि हम मौसमी बेरोजगारी भी कहते हैं। दोस्तों मंदी के महीनों में कई भूमिहीन किसान जो होते हैं वो काम की तलाश में अपने नज़दीक के शहरों में चले जाते हैं और वहाँ पे या फिर किसी बड़े शहरों में पलायन कर जाते हैं, तो जहाँ भी उनको रोजगार मिल पाता है। दोस्तों सरकार की जो रोजगार सृजन योजनाएं हैं, जैसे कि मनरेगा, महात्मा गांधी जो नागरिक रोजगार योजना है, उसके कारण कई मजदूरों को रोजगार मिल पाता है, लेकिन इसमें भी मतलब कई लोग हैं जो कि इससे भी वंचित रह जाते हैं। तो कई मजदूरों को गांव में सड़कों का निर्माण या फिर बांध के निर्माण इत्यादि में काम मिल जाता है मनरेगा के थ्रू, लेकिन ये भी इनका भी संख्या बहुत ही कम है। दोस्तों और एक पशुपालन भी एक बहुत बड़ा कृषि का आजीविका का एक स्रोत है। अतिरिक्त आय के लिए दोस्तों काफ़ी सारे किसान पशुपालन भी करते हैं, जैसे गायों का पशुपालन करते हैं, गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, इस तरह के, या फिर मछली पालन कर लेते हैं। ऐसे किसान दोस्तों दूध को अक्सर सहकारी समितियों को बेच देते हैं और कुछ पास के जो किसान होते हैं वो शहरों में दूध बेचने चले जाते हैं। इस तरह कुछ किसान जो होते हैं वो मुर्गी पालन का भी कार्य करते हैं। इस प्रकार दोस्तों पशुपालन करके भी गांव में आजीविका का एक स्रोत बनता है। दोस्तों गांव में पशुपालन के अलावा अन्य भी कई तरह के पेशे होते हैं, जैसे अगर किसी का रोड पे ज़मीन है या फिर वो लोग छोटे छोटे किराना स्टोर खोल लेते हैं, जनरल स्टोर खोल लेते हैं, चाय की दुकान कर लेते हैं, पान की दुकान कर लेते हैं, कुछ लोग साइकिल का मरम्मत करने लगते हैं, बढ़ईगिरी करते हैं, गुड़ बनाते हैं, आदि कई काम, छोटे छोटे काम, या फिर जो ग्रामीण बेसिक जो कार्य होता है, जैसे बुनकर का काम कर लेते हैं, सिलाई का काम कर लेते हैं। ऐसे कई तरह के जो घरेलू उद्योग हैं, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, वो करके भी किसान अपना भरण पोषण करते हैं। दोस्तों मछली पकड़ना भी एक तरह का ग्रामीण रोजगार का एक स्रोत। दोस्तों कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां जैसे जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, खासकर जैसे तटीय इलाकों में जो बड़े बसे हुए हैं, वहां पे जो मछली पकड़ने का जो कार्य है वो वहां का मुख्य व्यवसाय बन जाता है। अधिकतर मछुआरों के पास छोटी नाव होती है या फिर कुछ मामूली ऐसे उपकरण होते हैं जिनसे वो मछली पकड़ सके। दोस्तों कुछ गिने चुने मछुआरों ऐसे भी होते हैं जिनके पास कैटामरेन जैसी बड़ी बड़ी मोटर लगी हुई नावें भी होती हैं। दोस्तों बड़ी कैटामरेन जो होती है वो गहरे समुद्र में जा सकती है। समुद्र के किनारे जो गांव होते हैं वहां पे लोग समुद्र से मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। मछली पकड़ने का जो काम होता है दोस्तों बहुत ही जोखिम भरा हुआ होता है, जिसमें कि कई घंटों तक किनारे से दूर रहना पड़ता है, जाके बीच समुद्र में मछली पकड़ना पड़ता है। ऐसे काम के लिए बहुत ही जोखिम और बहुत ही संकट का सामना करना पड़ता है। तो गांव में एक और प्रॉब्लम आता है, खेतों में जो पैदावार निकलती है उसके लिए बाजार की जरूरत पड़ती है। कटाई के महीनों में जब फसल की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती है किसानों को, तो ऐसे में किसानों को अपनी जो फसल है उसको औने पौने दामों में बेचना पड़ता है। कई बार दोस्तों जो बिचौलिए होते हैं वो फसल की कम कीमत लगाकर वो किसानों को मजबूर कर देते हैं कि तुम्हारा फसल तो बर्बाद हो जाएगा, तुम किसी काम के नहीं रहोगे, तुम्हारा जो लागत है वो भी नहीं निकल पाएगा। तो किसान क्या करता है, किसान बिचौलियों को अपनी फसल की जो लागत है उससे भी कम कीमत में बेचने को मजबूर हो जाता है और बिचौलियों को बेच देता है। बिचौलिए क्या करते हैं, इसको
वो संग्रहण कर लेते हैं, संग्रहित कर लेते हैं, कालाबाजारी करते हैं। और संग्रहित करके जब डिमांड कम रहता है तो उसको वो डंप किए रहते हैं, बचा के रखते हैं, और जैसे ही डिमांड बढ़ता है वैसे ही वो उसको निकालना शुरू करते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि बिचौलिए सारा मलाई खा जाते हैं और किसानों को कुछ भी नहीं मिलता है। दोस्तों, कई बार इसमें साहूकारों का भी हाथ होता है। सरकार किसानों की मदद करने के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है, जिससे कि कम मूल्य में उसका सामान नहीं बिकेगा। एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो जाता है, जिससे ऊपर ही इसी राशि पे उनकी जो फसल है वो बिकेगी, ऐसा सरकार निर्धारित करती है। दोस्तों, कटाई का जो महीना होता है उसमें जो भारत की फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, FCI है, उसके द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल जो है वो खरीदी जाती है। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की स्थिति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो किसानों को कई बार खाद, बीज और कृषि जैसे उपकरण खरीदने के लिए बैंकों से कर्ज लेना पड़ता है। तो बड़े किसान तो आसानी से बैंकों से जाकर ऋण ले लेते हैं, लेकिन छोटे किसान क्या है कि वो बैंकों से आसानी से ऋण नहीं ले पाते हैं। कई बार बैंकों में वो कागजी कार्रवाई में उलझ के रह जाते हैं, इसलिए अंत में वो थक हार के साहूकारों से कर्ज ले लेते हैं और साहूकारों के चुंगल में फंस जाते हैं। अंत में क्या होता है कि जब वो कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो साहूकार उनकी जमीनों को हड़प लेता है। इस प्रकार दोस्तों, ये जो जमीनें हैं ये कुछ ही लोगों के पास जाके इकट्ठा हो जाती हैं, जो कि बहुत ही दुखद स्थिति है, जिसके कारण कई किसान आत्महत्या भी कर लेते हैं। दोस्तों, जमींदारों और साहूकारों को से जो कर्ज लेते हैं जो छोटे किसान, ऐसे में वो जमींदार और जो साहूकार होते हैं वो बहुत ही ऊंचा ब्याज दर लगाते हैं, जिससे कि अक्सर किसान जो है वो कर्ज के तल में दब जाते हैं। और ऐसा होता है कि इसकी किसान का जो आय है उसका अधिकतम हिस्सा कर्ज को चुकाने में ही चला जाता है। और किसी प्राकृतिक विपदा के कारण अगर फसल चौपट हो गई तो स्थिति और भी भयंकर हो जाती है, जिसके कारण हम कई बार सुनते हैं कि महाराष्ट्र में, गुजरात में किसानों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों, ये बहुत ही हमारे देश के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय